नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिले हैं और बातचीत दोबारा होगी, ये बात कई बार हुई है और अब इतनी बार ये बातचीत हुई है कि इस बातचीत की विश्वासार्हता खत्म हुई है, क्योंकि जिसके साथ बातचीत होनी है वो विश्वासार्ह चरित्र नहीं है, वो बेईमान देश है, वो दुश्मन देश है, वो एक ऐसा देश है जिसे दुनिया मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हम उस पर बार बार भरोसा कर रहे हैं और इतनी बार कि शायद अब गिनती भी नहीं रही है। और इसलिए एक ऐसे देश से जिसको कहा जाए कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, आप उसको मक्खन लगाओ, उसको पाइप में डाल के रखो, उसके बाद भी ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अगर वो झुकती है तो डंडा ऊपर करने से, और यही भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है। इसके बावजूद आने वाली हर सरकार पाकिस्तान को आजमा कर देखती है। हालांकि इस सरकार का रुख कुछ अलग रहा है, लेकिन हम बातचीत का वही तरीका अगर दोबारा उसी स्थिति में शुरू करने वाले हैं तो ये चलना नहीं, मृतक काल होगा। केवल लेफ्ट राइट एक ही जगह पर करने जैसा होगा। आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोनों देशों का समय, अर्थात उस देश का समय बर्बाद करने के लिए, टाइम पास करने के लिए है, लेकिन हमारे देश का भी समय खराब होगा। दुनिया के लिए तो हम बातचीत करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। और इसलिए आज के बिंदास में हमको बात करनी है, हिंदुस्तान सरकार को अतीत की याद दिलानी है। हमारे साथ दो विशेष अतिथि भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। आप भी हमेशा की तरह करोड़ों की संख्या में दर्शक सीधे अपने घर से इस बातचीत में सहभागी हो पाएंगे। लेकिन पहले मुद्दे को देखते हैं। आज एक बार फिर से रूस के शहर उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत का दौर चला। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात की गई। देश के लिए नासूर बन चुके सबसे अहम मुद्दे आतंकवाद पर भी बात की गई। साथ ही दोनों पक्ष मुंबई पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी के मुकदमे को तेज करने के प्रयासों पर भी चर्चा की गई। लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान हर बार पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। हर बार पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आती है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे नौगाम सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन कर करीब 13 घंटे तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाक रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। इसके अलावा मच्छल में भी फायरिंग हुई। इससे पहले पाकिस्तान ने 22 जून 2015 को जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया था और बीएसएफ की 2 चौकियों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान की नापाक हरकत यहीं खत्म नहीं। मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना के 18 जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को जब भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया था, तब भी पाकिस्तान ने भारत के लिए जहर उगलने का काम किया और कहा गया कि पाकिस्तान को म्यांमार समझने की भूल न करे। पाक के इस प्रकार की बयानबाजी के पीछे पाकिस्तान की थरथराहट, तिलमिलाहट और बौखलाहट साफ साफ झलकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष के विरुद्ध खड़े सभी उग्रवादी गुटों पर सख्त कार्रवाई के लिए सेना को छूट दे दी। ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जब पाकिस्तान ने भारत के प्रति जहर ना उगला। एक तरफ तो पाकिस्तान हमेशा से ही बातचीत का दिखावा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सीमा पार से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आती रही। साथ ही आतंकवादियों को पनाह देने का काम भी लगातार पाकिस्तान करता रहा है। सवाल ये है कि क्या 70 साल पुराना कोई मसला एक मुलाकात में हल हो सकता है? एक बात और साफ है कि मोदी जी निजी तौर पर पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। वे शरीफ को थोड़ी गुंजाइश देना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये कि शरीफ खुद पाकिस्तान में निर्णय करने वाले नहीं। अपने बूते वो प्रधानमंत्री मोदी को कोई आश्वासन दे ही नहीं सकते। हर बार भारत ने पाकिस्तान को मौका दिया, शांतिपूर्ण बातचीत कर हल निकालना चाहा, लेकिन पाक की बीती हरकतों को देखते हुए हमें आर या पार का रास्ता अपनाना होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दौर में ऐलान किया था कि अब आर या पार ही होना चाहिए। आज जरूरत है भारत नरमी छोड़कर पाकिस्तान के लिए भी म्यांमार जैसी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा केवल बातचीत से हल होने वाला नहीं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी जुड़े हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी जी जो वीर चक्र प्राप्त से विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे। साथ में ओम प्रकाश गुप्ता जी रहेंगे जो कई देशों में भारत सरकार के दूत रह चुके। मैं आप दोनों का चर्चा में स्वागत करता हूं।
अब मेरा पहला सवाल है कि क्या जिस प्रकार से भारत हर बार पाकिस्तान को आजमाने की कोशिश करता है और हर बार फेल होता है, उसके बावजूद हम उसी तरीके को अपनाते हैं, ऐसा ही चलेगा या कुछ बदला होगा? अगर आज की वार्ता से ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान सुधर जाएगा या पाकिस्तान दोबारा वो हरकत नहीं करेगा तो ये गलत है। इसमें कोई शक नहीं है कि अजमाए को अजमाना बेवकूफ़ कहलाना, लेकिन देश काल पात्र के हिसाब से परिस्थिति बदलती हैं। आज की तारीख में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आज से पहले नहीं थे। सबसे पहला तो लीडर, आज का जो लीडर है मोदी, वो मोदी बटे हुए हिंदुस्तान का नहीं बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का लीडर है। दूसरा स्ट्रेटजी, आज तक कभी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई गई कि हम दूसरे देश में जाके भी अपना बदला ले सकते हैं। ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तीसरा पॉइंट है टैक्टिकल लेवल। जो बॉर्डर के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं वो टैक्टिकल लेवल है। उस टैक्टिकल लेवल में आज तक हमारे हाथ बंधे रहते थे। अब ये पहला मौका आया है कि जब हमको गोली का जवाब गोले से देने के लिए कहा गया है और जब भी कोई घटना होती है तो हमारी तरफ से भी पर्याप्त और कभी कभी पर्याप्त से ज़्यादा रिएक्शन होता है। और चौथी बात जो है, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब से आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर आतंकी हमला हुआ और जब वहाँ कत्लेआम किया गया स्टूडेंट्स का, और जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स के बच्चे थे, तब समझ में आया पाकिस्तान को कि जिस आतंकवाद को हमने पैदा किया हिंदुस्तान के खिलाफ, आज वही आतंकवाद हमको भी डस रहा है। तो अब वो भी और उनका आवाम भी आतंकवाद को ईमानदारी से हम समझते हैं कि शायद खत्म करना चाहता हो। और जो पांचवी और आखिरी पांचवी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, लेकिन जो आपकी ये चौथी बात है, ये हम हिंदुस्तानी होने के नाते, मानवता का हृदय होने के नाते, सज्जन होने के नाते मुझे लगता है कि हम इन चीजों की तरफ इस तरीके से देखते हैं। लेकिन एक बेईमान देश, एक जिसका अतीत हमेशा बेईमानी का रहा है, पीठ में छुरा खोपने का रहा है, एक ऐसा देश जिसने अपनी बात पर कभी भी अमल नहीं किया, जो हमेशा हमारे साथ सीमा पे तो हरा है लेकिन टेबल पर बेईमानी से जीता है। जीता है शब्द मैं बड़ा सोच समझ कर यूज कर रहा हूँ। ऐसा होते हुए हमें उसके साथ बातचीत से ज्यादा परिस्थिति ऐसी निर्माण करनी चाहिए कि वो बातचीत के बगैर हमारी बातों पर आए। 100% सही कह रहे हैं आप। हमको वो परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए और उसके बहुत सारे रास्ते हैं और हमको इसके बारे में अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन ये भी समझ लें कि जो आज की वार्ता है, ज़्यादातर प्रधानमंत्री पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ना तो ISI का समर्थन होता था और ना मिलिट्री का समर्थन होता था। लेकिन इस दफ़ा एक्टिव कन्नाइवेंस हो या ना हो, लेकिन कम से कम टैसिट अप्रूवल जरूर रहा है कि हाँ, आप भारत के प्रधानमंत्री से बात कीजिए। लिहाजा ऐसा लगता है, हालांकि इसे हम 5% ही कह सकते हैं, कि शायद रियलाइजेशन पाकिस्तान को हुआ हो। हाँ, कि बदलने में समय लगता है। अभी जब तक प्रधानमंत्री जी जाएंगे, 15 महीने का टाइम है पाकिस्तान जाने में। उस 15 महीने में इनके आचार विचार और इनके व्यवहार को देखेंगे। आवश्यकता होने पर हमको वही एक्शन लेना चाहिए जो हमारे देश हित में है, यानी कि राष्ट्रवाद। गुप्ता जी, एक राजनयिक के तौर पर इस अतीत को, वर्तमान को, इस रिश्ते के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहला हमें ये मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान पर विश्वास करना ठीक बात नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जैसे टैक्टिकल लेवल, आर्मी कमांड लेवल, इस पर हमारे लोकल कमांडर्स को फुल फ्रीडम होनी चाहिए रिस्पांस करने की। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ये चाहे वो शिमला एग्रीमेंट रहा हो, चाहे वो वाजपेयी जी का लाहौर विजिट रहा हो, या 2004 का एग्रीमेंट हो, जो भी एग्रीमेंट होता है वो बैकआउट कर जाता है। तो इस बैकआउट को ध्यान में रखते हुए हमें फील्ड लेवल पर बहुत ही एक्टिव रहना होगा। जहाँ तक आतंकवादियों का प्रश्न ये है कि भारत जिसको आतंकवादी बोलता है उसको पाकिस्तान जो है वो फ्रीडम फाइटर्स बोलता है। इसलिए हमारा ये कंसेप्ट कि जिसको हम फ्रीडम फाइटर वो बोलता है उसके खिलाफ वो एक्शन नहीं लेगा। इसका मतलब इस एग्रीमेंट के बावजूद भी हम कश्मीर में ये देखेंगे कि आतंकवादी आते रहेंगे और ये चलते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी सभी उसको जो है वो फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। बिल्कुल।
क्या है ये पाकिस्तान की नीति, इस विषय पर आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। मैं सूर्य नंदन सर कोटीवाल, लेखक मेरठ से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान वो काला नाग है जो कभी अपने दक्षिणी की प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। हाँ। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि सांप और नेवले में कभी दोस्ती संभव नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत जहरीला सांप है। बस। बिल्कुल। आखिर पाकिस्तान के प्रति लोगों का क्यों ऐसा नजरिया है, देखिए इस ग्राफिक के द्वारा। जिन्ना ने कांग्रेस को धोखा देकर अलग पाकिस्तान की बात की। अंग्रेजों के बहकावे और निजी स्वार्थ के लिए जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाया। बंटवारे के वक्त भारत ने पाकिस्तान को मदद के लिए पैसे दिए तो पाकिस्तान ने कश्मीर की ओर से भारत पर हमला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को पीछे ढकेल दिया और युद्ध विराम हो गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के वक्त भारत को कमजोर समझकर भारत पर हमला किया गया। 1965 में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने 1971 में एक बार फिर भारत पर हमला कर दिया। 1971 का युद्ध पाकिस्तान आज तक भूल नहीं पाया क्योंकि वो दो भागों में टूट गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ आगरा में शिखर वार्ता कर रहे थे तो पाकिस्तानी सेना कारगिल में घुस रही थी। कारगिल वार में एक बार फिर पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी। अब जब पीएम मोदी और नवाज शरीफ बातचीत की मेज पर आए हैं तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री कह रहे हैं हम भारत पर परमाणु हमला करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, हेलो। क्या कहना है आपको? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान पे अब बॉर्डर पे ये कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्यों नहीं ये कर रहे भैया? मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो अपना हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर को कहेंगे कि आपके जो भी तर्क है कम शब्दों में जल्दी से जल्दी अगर बताए तो हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि भारत और पाकिस्तान में मित्रता असंभव है क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है वो उसका बहुसंख्यक समुदाय जो है पूरे संसार का इस्लामीकरण का मुगालता पाले हुए। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान मित्रता हो भी नहीं सकती कभी। अगर सरकार भी चाहे पाकिस्तान की कि मित्रता हो जाए तो वो भी असंभव है। धन्यवाद। एक अलग पहलू जो कि मुझे लगता है कि सैद्धांतिक पहलू है, इस कॉलर ने रखा है। गुप्ता जी, ये जो बात है इस कॉलर की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आइडियोलॉजिकली ये करेक्ट है क्योंकि इस्लाम जो है वो काफिर्स के साथ को एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता। पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद काफिर ये इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। तो ये जो शख्स कह रहे हैं कि इसमें दोस्ती नहीं हो सकती है वो ठीक बात है, लेकिन चूंकि हम एक पड़ोसी देश हैं इसलिए ग्राउंड लेवल पर अपनी आर्मी सतर्क रहे और डिप्लोमेटिक लेवल पर हम लोग बातचीत करते रहे। त्यागी जी, आपने देखा कि कितनी बार भरोसा तोड़ा है, अतीत देखा। हालांकि ये हमने कुछ मोटा मोटा दिखाया है। अगर वैसे उनके बेईमानी की लिस्ट हम दिखाना शुरू करें तो बिंदास बोल का एक पूरा घंटा वो लिस्ट दिखाने में चला जाएगा। इतना बेईमानी का अतीत जिसके साथ है उसके साथ हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। हमने ये कब कहा कि अगर वो लोग बेईमान हैं तो हम उनके साथ ईमानदारी से बात करें, और युद्ध के अंदर ऐसा होता भी नहीं है। पर प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास विकल्प क्या है, वार्ता या युद्ध? अगर युद्ध के लिए तैयार हैं तो ठीक है, फिर वार्ता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन युद्ध की हमें तैयारी करनी है और वार्ता के लिए तैयार रहना है, ये हमारी पॉलिसी रहनी चाहिए। अब कुछ बातें ऐसी इम्पोर्टेंट हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, डीजी ऑफ बीएसएफ एंड डीजी ऑफ पाकिस्तानी रेंजर्स, इन तीनों की लगातार एक साथ घोषणा कि ये आपस में मिलेंगे। इससे पहले एक एक की कभी होती रही मगर तीनों की एक साथ नहीं हुई। दूसरा, द मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेटिंग द रिलीजियस डिस्कोर्सेज अमॉन्ग द टू कंट्रीज। तीसरा, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो लखवी वाला केस है, उसके अंदर जो उसको जमानत मिली वो इसलिए मिली कि वहाँ पे वॉइस सैंपल का
टेस्ट मैच नहीं कर रहा था। आज ये एग्री किया गया कि हम दोनों देश एक दूसरे को वॉइस सैंपल भेजेंगे और उनका मिलान किया जाएगा। और इस इशू के ऊपर बहुत मुमकिन है कि चाइना और रशिया जो हमारे खिलाफ रहे हैं इस इशू पे, शायद वो भी हमारे साथ आए। फिर जो फिशरमैन है उनका 15 दिन में छोड़ना, ये तो एक खैर चलिए मामूली बात है, लेकिन 26/11 की जो सुनवाई है उसको फास्ट किया जाएगा। तो ये जो 4-5 चीज़ें हुई, और फिर कंट्रोल ऑफ टेररिज्म जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टेररिज्म को ये कहा गया ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, हालांकि इसे रोड मैप तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है देखिए पाकिस्तान की नीति तो बड़ी साफ है, मतलब आज़ादी से लेके अब तक की एक तरफ बातचीत जारी रखो, दूसरी तरफ प्रॉक्सी वार जो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध उसने शुरू किया उसको जारी रखो। खास करके इसकी गति उन्होंने तब ज़्यादा बढ़ाई जब दोनों युद्धों में उन्होंने मात क्या खाई, और जब एक उनको लग रहा था कि अब हम सक्षम होकर उभरे हैं, खास करके मुशर्रफ के काल में, तब उन्होंने कारगिल किया, तब भी मात खाई। तो क्या उनकी ये छद्म युद्ध जो उन्होंने हमारे खिलाफ शुरू किया है, ये कम हो सकता है? रुकने की तो अपेक्षा भी मैं नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी इसकी गति कम हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब कारगिल युद्ध हुआ था तब उस समय 23 ऑफिसर, 26 जेसीओ और 398 सिपाहियों ने अपनी शहादत दी, अंदाजन करीब 450 सिपाहियों ने, और कारगिल युद्ध जीत लिया। मगर हमारी पॉलिसीज उस समय की कुछ ऐसी थी कि अगर फौज ये चाहे कि हम किसी संदिग्ध आदमी के घर में बगैर सर्च वारंट के तलाशी ले लें तो उनको मना कर दिया गया। फिर फौज ने कहा अच्छा हमको कम से कम टेलीफोन टैप करने की इजाज़त दे दी जाए, उनको नहीं दी गई। तो एक किस्म से उनके हाथ बांध दिए गए, अन्यथा अगर ये उस टाइम से शुरू हो जाता तो आज तक की स्थिति ना होती। आज सिचुएशन इसलिए बदली है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर कमांडर को कंपैरेटिवली एक फ्रीडम दे दी गई है, ताकि अगर वो ये छद्म युद्ध करें तो उस छद्म युद्ध का हम तुरंत जवाब भी दें, और वो जवाब उनकी बाउंड्री में घुस के भी दे सकते हैं। इसका उदाहरण म्यांमार में पेश कर दिया गया है। लिहाजा इसलिए भारत का प्रधानमंत्री बदलने की कुछ तो असर हुआ है, लेकिन यह असर पर्याप्त है क्या, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। त्यागी जी से पूछना चाहता हूँ सर, हाँ, क्या पाकिस्तान हमारे ऊपर इतना वो कर रहा है, क्या पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कहीं काम नहीं आया? आज बीएसएफ में इतने मर गए, बारामूला में। त्यागी जी आपके लिए सवाल। जी जी जी, मैं सवाल को समझा नहीं सर, ये बीच में बंदा आ गया था, एक दफा दोबारा बता दें हमें। हाँ कॉलर, क्या आप दोबारा बोलेंगे? जी सर जी। हाँ, क्या पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कहीं काम नहीं आया सर? पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी से पूछना चाहता हूँ, जैसे ठीक है सर, जैसे उन्होंने पाकिस्तान ने जैसे सीज फायर छोड़ा। चलिए धन्यवाद। उनका कुल मिला के कहना है कि जो हमारे सैनिक है उनकी, या वो पहाड़ खास करके पहाड़ी लोगों को लेकर शायद कह रहे होंगे कि वो जवानी क्यों नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। हमारे सैनिक, हमारी सेना, हमारे अधिकारी या हमारी टोटल जो रक्षा की सिस्टम है, ये भारत के प्रति अपनी जवानी को दिखाती रही है और आगे भी दिखाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। कॉलर की जो बात है वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी निराशा, या जब सैनिक डिप्लोमेटिक बोलने लगता है तब लोगों को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। त्यागी जी, इसलिए आपके मुंह से डिप्लोमेटिक की भाषा के बजाय ये गुप्ता जी बोले और आप जरा गोली का जवाब गोली से बात करें, ऐसा शायद दर्शक चाह रहे। गुप्ता जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी एग्रीमेंट हुआ है उसमें आप देखिए बेसिक चीज़ जो है वो कहा गया है ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज़। तो पाकिस्तान की ओर से जो है वो कश्मीर इशू अलाइव है, पाकिस्तान की ओर से जो भी वो इशू डालना चाहें, वाटर एग्रीमेंट और ये सभी चीज़ें खुलेंगी। टेररिज्म के बारे में मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान के कंसेप्ट और इंडिया के कंसेप्ट में डिफरेंस है। पाकिस्तान जो भी आदमियों को कश्मीर में भेजता है उनको वो फ्रीडम फाइटर बोलता है, वो टेररिस्ट नहीं बोलता है। इसलिए बेसिक डिफरेंस यहीं से शुरू होगा। इसलिए हमारा अपना सोचना है कि इस एग्रीमेंट से बेसिक ग्राउंड रियलिटी पर कोई चेंज नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटी पर मोदी सरकार ने बहुत अच्छा चेंज किया है। जो पहले डिफेंसिव डिफेंस होता था अब वो ऑफेंसिव डिफेंस पर आए हैं। कहने का मतलब ब्रिगेड कमांडर्स, इन लोगों को लोकल फ्रीडम है,
वो फ्रीडम कंटिन्यू होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब अभी अगर उधर से कुछ हमला होता है तो दिल्ली की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं, आदेश पहले से दिए गए। आप गोली का जवाब गोला से दो, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया। तो ये एक ऑपरेशनल फ्रीडम जो दिया गया है, ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए हम लोगों को उनके कॉम्प्लीमेंट देना तो क्या चाहिए। त्यागी जी, जो बात आप भी कह रहे थे या अभी गुप्ता जी भी कह रहे, आईएसआई और मिलिट्री का पीएम के साथ खड़े रहना, ये जो पॉलिसी मोदी जी के कारण यहाँ पर आई है, ये भी एक कारण है उनके रवैये के बदलाव में। बिल्कुल ये कारण है, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री और वहाँ की आईएसआई ही पाकिस्तान की नीतियों का निर्धारण करती है। इससे पहले जब भी कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बेशक इफेक्टिव रहे हों, लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कहते थे उसको मिलिट्री और आईएसआई बदल देती थी। इस दफ़ा की वार्ता में एक जो जरा सा पॉइंट लगता है वो ये है कि वहाँ की आईएसआई और मिलिट्री ने टैसिट अप्रूवल दिया है मिलने का, और उसका कारण ये है, एक तो ये कि उनके बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में मारे गए, और दूसरा ये कि वो अब ये उनको समझ में आ रहा है कि जिस आतंकवाद को उन्होंने हिंदुस्तान के लिए पैदा किया था, अब वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये सारी बातों का ये मतलब नहीं निकलता कि हम कौशन छोड़ दें। मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ, मैंने अपने सिपाहियों को मैदान जंग में लड़ते मरते गिरते देखा है। मैं खुद भी खून में लथपथ रहा हूँ, मैं ये बात जानता हूँ। और लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जोश के साथ में होश की आवश्यकता है। किसी भी बात के ऊपर युद्ध थोप दिया जाए, युद्ध तो लास्ट है, युद्ध के लिए तैयारी रखना आवश्यक है, लेकिन युद्ध से पहले सब तरह की चीज़ों को देख लेना। अब हमारे पास में पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं, शत्रु कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ये बात एक कॉलर ने सही कही थी कि पाकिस्तान हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, अलर्ट रहें, और इस वार्ता में देखते हैं अगले 15 महीने तक उनका व्यवहार क्या है, वरना अगला कदम लेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया, अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोले। हाँ बोलिए। जय हिंद सर। हाँ संजय कुमार सिंह, औरंगाबाद से, हाँ बिहार। सर, ये जो पाकिस्तान जो है, जो बार बार सीज फायर कर रहा है, और हमारा देश हिंदुस्तान जो है सो बार बार बर्दाश्त कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं तो कभी विदेश में कभी रूस में घंटों बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और उसके बाद कुछ हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, मिलिट्री है, हेमराज का जो सर काट के ले गया, उस पर कुछ भी जवाब नहीं मिला। अभी हमारे गुप्ता जी बोल रहे थे कि मतलब हिंदुस्तान के जो है कि नेता और फौज ये सब मतलब कुछ बता रहे थे सर, उसमें जो है अगर कार्रवाई अगर हो सकता है तो करने से क्या होता है, इतना सीज फायर कर रहा है, सीज फायर का। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ जी सर, हेलो जी, जय हिंद सर। सर मैं अभी फिलहाल अमेरिकन आर्मी से काम कर रहा हूँ, अफगानिस्तान में हूँ। तो मेरा ये कहना है सर, एक बात है, तो पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो लोग तो चूड़िया पहन रखी है, वो मुझे पता है। तो दूसरी बात ये है कि मोदी से हम लोग ये नहीं चाहते थे कि सेम मनमोहन सिंह का जैसा हाथ मिलाते रहो, गांधी का जैसा, मतलब एक हाथ में एक गाल में थप्पड़ पड़ा तो दूसरा हाथ गाल में थप्पड़ मारो, ऐसा करने का। तो मुझे कहना है ये कि जो भी करना है तो सीधी रास्ते से करने का, और पूरे देशवासियों से मैं ये कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान का लोगों ने देश के लिए आतंकवाद बन के मर सकते हैं तो हम क्यों नहीं मर सकते। और हम लोग अगर एक एक आतंकवादी निकले तो पूरे पाकिस्तान, अगर ऐसे हिंदुस्तान का एक एक आतंकवादी निकले ना, पूरे पाकिस्तान उखड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं भी देशवासी से ये कहता हूँ, मोदी से ये सोचो मत कि मोदी ये कर सकता है। धन्यवाद। हम लोग आतंकवाद वाली बात तो इस तरीके से नहीं रखी जा सकती जिस तरीके से ये कॉलर कह रहा है। हालांकि गुप्ता जी, जो बात ये कॉलर कह रहा है, इसको फर्निश और कानूनी तरीके से अगर कहा जाए तो रक्षा मंत्री ने रखी है, ऐसा नहीं आपको लगता। रक्षा मंत्री ने ठीक बात ही कहा है कि आयरन कट्स आयरन, तो इसमें रक्षा मंत्री ने कोई गलत बात नहीं कही। हमें
जैसा मैं पहले भी कहा कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए, चाहे वो इंटेलिजेंस की हो, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, ये करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप पर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो ये एक नॉर्मल शिष्टाचार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक आखिर क्या प्रधानमंत्री वहां उसका गला थोड़ी दबाएगा, वो लोगों का जोश ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को तो वहां डिप्लोमेटिक ही दिखना पड़ेगा। यस, भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम शरीफ हो, बेईमान हो, लेकिन वो भी तो वही करते हैं, वहां तो यही करना पड़ेगा। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर बदलाव है, हालांकि वो दिख रहे, लेकिन शायद मोदी से लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा थी, जिस कारण लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो सुपरमैन वाली छवि का मैटर लोगों को लगता है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और ज्यादा होना चाहिए। मुझे लगता है कि यही बात अब अगले आधे घंटे में हम चर्चा में करेंगे कि उस अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है और खतरे से कैसे बचा जा सकता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए पाकिस्तान का। जी हाँ, उस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं जिसको पड़ोसी के रूप में तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके चरित्र को हमारे व्यवहार से बदलाव जरूर ला सकते हैं। दुनिया का इतिहास है कि ऐसे देशों को ठीक किया गया है। ऐसे ऐसे देश दुनिया में हैं जो अपने बातों पर कभी नहीं टिकते, या ज्यादा वर्णन करने के बारे बजाय हम ये कहें कि पाकिस्तान जैसे देश को भी बदला जा सकता है। दुनिया में ऐसे बदलाव के उदाहरण हैं, लेकिन उसके लिए उसके दुश्मन देश को अर्थात भारत को बदलना होगा, और वो बदलाव रक्षा मंत्री के रूप में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तो जरूर हुआ है, लेकिन देश की अपेक्षा इतनी ज्यादा है कि शायद इतना जो हो रहा है यह पर्याप्त नहीं दिखता है। जिंदा शहीद मनिंदर सिंह बिट्टा इस विषय पर क्या कहते हैं, देखिए। 70 से जंग से लेके आज तक मैं जब मुलाकातें, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे श्री राजीव गांधी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, मैं इन मुलाकातों को कई सालों से, बचपन से लेके आज तक देखता हूँ। लातों के बूत बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनके लिए गोली का जवाब गोली ही ठीक है। आतंकवाद कम हुआ क्या? उसके बाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के झंडे लहराने बंद हुए क्या? कश्मीर के अंदर जो अलगवादी हैं उनको सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ क्या? पाकिस्तान ने सीज फायर बंद किया? कई सौ बार सीज फायर हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसी बातचीत पहले भी होती रही, अब भी है। प्रैक्टिकल रूप मुझे ना नज़र पहले आया ना मुझे अब आता है। इनका तो एक ही जवाब है, सीमाओं के ऊपर गोली का जवाब गोली। जब बिल्कुल ये झुक जाएं, थक जाएं, तसल्ली हो जाए, फिर इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। उतनी देर तक इनके साथ कोई बातचीत का सवाल पैदा ही नहीं होता जितनी देर तक कारगिल के युद्ध के अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए, कारगिल का युद्ध क्यों हुआ, किसकी गलती थी, 26/11 की घटना हुई, सैयद हमें वापस दे दिया जाए, दाऊद इब्राहिम हमें वापस दे दिया जाए, लखवी हमें वापस दे दिया जाए, तो तब माना जाएगा ना बातचीत का कोई मसला है। जब हमें वहाँ के वांटेड आतंकवादी हिंदुस्तान को दे ही नहीं रहे तो किस बात की बातचीत भाई? तो मैं इस बातचीत में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सवाल सबसे बड़ा कि जम्मू क्या कश्मीर हमारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। हमें यह सोच के चलना चाहिए। कश्मीर का मुद्दा कुछ है ही नहीं। कश्मीर का मुद्दा जानबूझ के उठाया जा रहा है एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं। गुप्ता जी के बाद चलते। गुप्ता जी, क्या पाक व्याप्त कश्मीर पीओके जो है उसकी भी हम बात करेंगे? अपनी तरफ से जो मेन बातचीत होती है वो यही है कि पीओके को कैसे पाकिस्तान हमें वापस करेगा। नहीं, लेकिन पिछले कई सालों में हमें किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ वार्ता में पाक व्याप्त कश्मीर हमारा है, हमको दो, इससे बात नहीं शुरू की।
पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल पर तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर जब हम लोग ऑफिसर टू ऑफिसर बात करते हैं, ये मुद्दा हम लोग स्ट्रांगली रखते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है और इसको छोड़ना ही केवल डिस्कशन का पॉइंट है। पाकिस्तान कहता है नहीं, हमें जो कश्मीर आपके अंडर में है वो हमें लेना है, उसके बारे में बात करना है। तो ये एजेंडा का पॉइंट डिफरेंट होता है। लेकिन ये सच बात है कि जो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उतना स्ट्रांगली, उतना पब्लिकली पीओके के वापस लेने के बारे में नहीं बोलता, लेकिन मिनिस्ट्री लेवल पर हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सूर्य जी, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। हाँ। और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम अपना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हर 5000 वर्ष के अंतराल में, 4.5 से 5000 वर्ष के अंतराल में एक भीषण युद्ध भारत की धरती पे हुआ है। अभी हमारे यहाँ मैंने महाभारत को खत्म हुए 3002 ईसा पूर्व महाभारत खत्म हुआ। अब वो समय और काल धीरे धीरे आ रहा है। तो अब विकास के पहले विनाश बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप विकास कर लें फिर इसके बाद विनाश हो तो ये ठीक नहीं है। अब पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है वो अब भारत के ऊपर कभी न कभी प्रयोग तो होगा ही। इसलिए मेरा कहना यह है कि एटॉमिक बम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी 20 से 25 करोड़ की जनसंख्या है, हम 125 करोड़ हैं। अगर मान लीजिए एटॉमिक वार होता भी है तो कम से कम 10-20 करोड़ तो हम लोग बचेंगे ही, जो है हमारी फिर से जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो नस्ते नाबूद हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरह पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के साथ जो 1947, 1965 और 1971 और कारगिल में जो भूल भारत ने किया, पाकिस्तान के हारने के बावजूद भी अपने उसकी शर्त में समझौता किया, यह बहुत बड़ी भूल थी। अब ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए कि अभी पाकिस्तान को न्यूट्रल किया जाए और इसके बाद पहले चाइना जो सबसे बड़ा थ्रेट बन के अभी भारत के सामने उभरा है, चाइना को देखा जाए, इसके बाद फिर पाकिस्तान को देखा जाए। पाकिस्तान को कब्जा करने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 7 से 8 दिन जो है पाकिस्तान को कब्जा करने में लगेगा और उसके पात्र मात्र लड़ने का रसद 10 दिन का ही है। तो इसलिए पाकिस्तान से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें अभी पाकिस्तान को न्यूट्रल करके चाइना से हमें वो करना चाहिए, क्योंकि चाइना के ऊपर अभी अमेरिका का भी आंख है। वियतनाम को अभी जो है अमेरिका ने बुलाया अपने यहाँ, बातचीत कर रहा है, कम्युनिस्ट कंट्री को बुला के बातचीत। कुछ कई पहलू है इसके, चाइना भी इसका पहलू है और भी कई देश इसके पहलू है, खास करके रशिया भी पिछले कुछ दिनों से जो पिक्चर में जिस तरीके से आ रहा है उस पर भी हम विशेषज्ञों से बात करेंगे। लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। आज का आपका मुद्दा जो पाकिस्तान से बातचीत क्यों, देखिए पाकिस्तान से बातचीत करना कुछ हद तक आज पाकिस्तान की ज्यादा बड़ी मजबूरी है। भारत ने जिस तरीके से आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया में सार्क देशों के बीच में पाकिस्तान को पहली बार पीछे छोड़ते हुए, बगैर पाकिस्तान की परवाह किए हुए अपने विकास के एजेंडे को जिस तरीके से बढ़ाया है। आप देखिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत का जो एक कॉरिडोर तैयार हुआ है, जिससे कि उन चारों देशों से भारत को भी लाभ मिलेगा और उन देशों को भी लाभ मिलेगा, चाहे वो पावर का सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो। और उससे आपसी सौहार्द को बढ़ता देख करके साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में चीन के साथ साथ पाकिस्तान दोनों को चिंता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा ये पहली बार भी हुआ है कि पाकिस्तान ये भी जानता है कि भारतवर्ष के पास इस समय एक ऐसी लीडरशिप है जो अगर अपनी पर उतरे तो बलूचिस्तान और सिंध को पाकिस्तान से अलग होते देर नहीं लगेगी। इसीलिए अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान को एक नया खतरा मिला है भारत के रूप में, और चीन के लिए सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती बनाए रखना भी बहुत लाभकर नहीं है। इसीलिए अब जरूरत यह है कि हम मोदी जी का साथ दें। जो लोग इस समय इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों, मेरे ख्याल से उनको इस बात को समझना चाहिए कि कश्मीर का मुद्दा हो या एटॉमिक वॉर हो, ये सब आसान चीजें नहीं है। बरसों का कोड़ है ये हमारे देश के ऊपर, जिसे कि कांग्रेस ने थोपा। और सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे कांग्रेस पे आ रही जो पाकिस्तान से बातचीत का विरोध कर रही है और सेना की बड़ी क्या कहेंगे कि सहयोगी बनने की कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा उनकी तरफदारी कर रही है, जबकि सेना ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर सहा है तो कांग्रेस के राज्य में सहा है।
तो मोदी जी पर हमें भरोसा दिखाना पड़ेगा और उनकी स्ट्रेटजी, उनकी डिप्लोमेसी को समझना पड़ेगा। डोभाल जी ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज लास्ट टाइम हमारी सेना ने दिया जब म्यांमार में घुस करके उनके आतंकवादियों को मारा। एक सीधा मैसेज है इस समय पाकिस्तान के लिए कि भारत का साथ दो, नहीं तो अपने टुकड़े करवाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि डेवलपमेंट का वो लोग कुछ भी आगे नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए जरूरत है कि हम मोदी जी का साथ दें और हम मोदी जी की लोगों को मोदी जी पे आक्षेप नहीं है, डाउट नहीं है, बल्कि अपेक्षा ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ नाराजगी जरूर है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं पाकिस्तान के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान को जब से देख रहा हूँ तब से ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो भी कुछ आज बोलता है कल चीन के साथ रिश्ता अच्छा हो सकता है, पाकिस्तान के साथ नहीं अच्छा हो सकता। ये कारण हम लोग का देश में भी कांग्रेस और बीजेपी को न अपना झंडा नहीं देखना चाहिए, देश का झंडा देख के समझ के चलना चाहिए, तब वो लोग सुधर में। कारणों पे नजर डालते कि क्या कारण है, देखिए। पाकिस्तान की नींव रखने वाले ही ईमानदार नहीं। जिन्ना ने न सिर्फ कांग्रेस से धोखेबाजी की बल्कि भारत के मुसलमानों से भी वफादारी नहीं निभाई। अगर जिन्ना भारत के मुसलमानों के सच्चे हितैषी होते तो देश के बंटवारे की बात ही नहीं आती। जिन्ना तो किसी भी तरह से नेहरू और गांधी के बराबर दिखना चाहते थे। जिन्ना की यही महत्वाकांक्षा उन्हें अलग पाकिस्तान बनाने की ओर ले गई। पाकिस्तान में कमजोर लोकतंत्र। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उनके हुक्मरानों ने लोकतांत्रिक पाकिस्तान की बात की, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी भी पाकिस्तान को लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की ओर कदम नहीं उठाया। हालांकि पाकिस्तान की जनता और कुछ पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों ने पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूर बात की। पाकिस्तान में गलत इतिहास पढ़ाया जाता। जियाउल हक ने पाकिस्तान के स्कूली पाठ्यक्रम को बदलकर उसे कट्टरपंथी पाठ्यक्रम बना डाला। पाकिस्तान के पाठ्यक्रमों में भारत को दुश्मन नंबर 1 बना दिया। पाकिस्तानी बच्चों के मन में भारत के प्रति जहर घोला जाने लगा। ऐसे में आप कैसे सोच सकते हो कि पाकिस्तान कभी भारत के साथ शांतिपूर्वक रह सकता है? पाकिस्तान में अराजक सरकारें। पाकिस्तान में कभी भी लोकतांत्रिक सरकारें नहीं रहीं। सरकार के नुमाइंदे जनता की बजाय पाकिस्तानी सेना और चीन, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों के प्रति वफादार रही। पाकिस्तान में सत्ता के कई केंद्र। पाकिस्तान में सत्ता के कई केंद्र रहे हैं। सत्ता के कई केंद्रों की वजह से पाकिस्तान आतंक का गढ़ बन गया है। पाकिस्तानी सत्ता के कुछ केंद्र आतंक को खुलेआम बढ़ावा देते हैं, जिससे दुनिया में आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर मासूमों की जान ले रहे हैं। आतंक की पौध तैयार होती पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति में तो आतंक को शामिल कर ही रखा है। इसके लिए वो पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। इन आतंकियों को फिर पाकिस्तान मुंबई जैसे हमले कराने में आगे रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान में ये भी माना जाता है कि वो भाड़े के आतंकियों को भी ट्रेनिंग देता है, चाहे वो सऊदी अरब के हों या फिर अमेरिका या कोई और देश। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनसे पता चला है कि पाकिस्तान आतंकी ट्रेनिंग के बदले पैसा लेता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार सुरेश जी। बोलिए बोलिए। मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ। हमने आज तक जब भी पाकिस्तान से बात करने की, सुलह करने की बात करी है, तब तक उसने हमारे को धोखा दिया। तब उन्होंने हमारे देश पे हमला किया। और डेली कभी ना कभी न्यूज में यही सुनने को और देखने को मिलता है कि आज 2 शहीद हो गए, आज 3 शहीद हो गए। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत कमजोर दिख रही है, क्योंकि जब अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, मैं बलसाड़ से बोल रहा हूँ। हाँ शांतिलाल एम सोलंकी। जो पाकिस्तान से जो अभी बात आज रूस में हुई है, वो इन गद्दारों के साथ में बात करना बहुत बहुत बेईमानी है। इन गद्दारों के साथ में बात नहीं करनी चाहिए। ये अपने दुश्मन है, अपने लोगों को मारते हैं। ये लोग क्या आतंकवाद फैलाते हैं, इनको सख्त सजा मिली। बात वही है जो हमने शुरू की थी और लोग उसी बात को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति भारतीयों का नजरिया यही है, नजरिया वही है जो सुदर्शन रख रहा है। मैं दोनों अतिथियों के पास चलता हूं। उस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि जो अप्रोच इजराइल का उसके पड़ोसियों के प्रति है, क्या हमारा पाकिस्तान के प्रति हो सकता है?
त्यागी जी पहले बात करें। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हमारा होता है तो कैसे होगा? हमारा कहना ये है, वो उसका जैसे बताया गुप्ता जी ने, उसका मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस। ऑफेंसिव डिफेंस के लिए हमारी आवश्यकता है कि हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएं, अपनी एम्बुश बढ़ाएं। ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं LOAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि कोई लाइन नहीं है। हमको देखना है कि जहाँ तक हमारा एक्चुअल कंट्रोल कहाँ तक है। वो एक्चुअल कंट्रोल होगा कैसे? वो होगा ऑफेंसिव डिफेंस से। अगर हमारी बराबर पेट्रोलिंग हो, हमारी बराबर वहाँ पे एम्बुश लगाए जाएं। ये काम को बढ़ाने के लिए एक हमारे हिंदुस्तान में बड़ी कमी दरअसल में ये नहीं हो गई कि उत्तरकाशी में भूस्खलन हुआ हो, भुज में भूकंप आया हो, कोई रेलगाड़ी की टक्कर हुई हो, कॉमनवेल्थ में कोई पुल टूटा हो, कोई प्लेन गड्ढे में गिरा हो। जब भी कोई आपदा आई, प्राकृतिक या कृत्रिम, फौज को बुला लिया गया, इन एड टू सिविल पावर, स्थिति नियंत्रण में हो गई। लेकिन ये नहीं महसूस किया कि अगर फौज का 2/3 हिस्सा या आधा हिस्सा एड टू सिविल पावर में रहेगा, इट मीन्स थिनिंग आउट ऑन द बॉर्डर। And thinning out of the border should not be accepted. We should put more army. We should have. और वार्ता का क्या ये मतलब थोड़ा ही है कि हम दाऊद इब्राहिम को ना लेके आए। जो वो प्लानिंग है वो बराबर जारी रहनी चाहिए। लेकिन अब जो हमारे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर को नवाज शरीफ का न्योता नहीं स्वीकार करना चाहिए था। मुझे बताइए, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का न्योता नहीं है, ये तो सार्क की मीटिंग है। क्या सार्क की मीटिंग में वो ना जाते? अगर वो मिलते तो क्या उनसे ना मिलते? क्या वार्ता ना करते? जो लोग आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि ये वार्ता गलत है, दरअसल में वो मोदी के हाथ कमज़ोर कर रहे हैं। ये वार्ता ज़रूरी है, मगर ये वार्ता केवल एक पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी तरह से अपने ऑफेंसिव डिफेंस को कम कर दें, बल्कि उसे और बढ़ाएं, क्योंकि हमारा मेन एम, ये शत्रु तभी कंट्रोल में आ सकता है जब हम शक्तिशाली होंगे। और आज वो स्थिति आने की उम्मीद नज़र आ रही है सर हमको। बिल्कुल। गुप्ता जी, इजराइल डिप्लोमेसी पाकिस्तान के प्रति भारत कैसे? इजराइल भी जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस पे रहता है कि अगर आप उस पर थोड़ा सा हमला करेंगे तो वो उसका तुरंत जवाब देगा। तो वो ट्रेंड धीरे धीरे अपने यहाँ मोदी सरकार के अंडर में आ रहा है और उसको इनकरेज करना चाहिए। और दूसरा चीज़, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सजेशन शुरू से रहा है कि बॉर्डर एरियाज़ में, चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, कश्मीर का LOC हो, चाइना से LOC हो, वहाँ पर जितनी अपनी खाली ज़मीनें, नजुल लैंड्स पड़ी हैं, वो अपने एक्स सोल्जर्स को जिन्होंने शहादत दी हैं उनके परिवार को मिलना चाहिए। उनको ईसापुर राइफल्स मिलनी चाहिए, जिससे कि अपनी लोकल ग्राउंड सिक्योरिटी मजबूत रहे। तो ऑफेंसिव डिफेंस प्लस एलोकेशन ऑफ फ्री लैंड टू शहादत देने वाले सिपाहियों को मिलना चाहिए। अगर ये दो चीजें हो सकती है। ये जो बात इन्होंने कही है ये इतनी जरूरी है। आप मैं एक सवाल पूछता हूँ, चाइना के अंदर आतंकवाद क्यों नहीं होता? आपने सबने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना है, क्या आपने ग्रीन वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना है? जहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है, उस जगह को चाइना ने अपने पूर्व सैनिकों को, अपने गौरव सेनानियों को दे रखा है। अब कल्पना कीजिए कि अगर पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के सरहदी इलाके में पूर्व सैनिकों को और शहीद सैनिकों के परिवारों को जगह दे दी जाए तो मजाल है कि कोई आतंकी या कोई तस्कर अंदर घुस जाए। ये किया जा सकता था और उसके बाद में फिर ये प्लेबिसिट इन कश्मीर और इस किस्म की बातें भी नहीं उठती। तब किया जा सकता था, अब भी किया जा सकता है। कर सकते हैं। एक उदाहरण है। इसमें क्या पाकिस्तान ने इस वाले फॉर्मूले पे जम्मू कश्मीर सरकार का भी रवैया कुछ इम्पैक्ट कर सकता है? नहीं, नेशनल सिक्योरिटी जो है, दिस इज एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, उसमें क्या होगा, पाकिस्तान कश्मीर की सरकार फिर ये कहेगी कि यहाँ पर आप जिन लोगों को बिठा रहे हो वो हिंदू हैं, वो उसको सेना नहीं कहेगी। तो ये तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना होगा ना। लेकिन सोल्यूशन यही है, इच्छा शक्ति से अगर इसको किया जाए तो ये संभव है। हाँ, और ये सबसे इफेक्टिव भी रह सकता है। यस, बिल्कुल। कॉलर के पास जय हिंद। हाँ सर, हेलो। हाँ हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जैन सर। मुझे सर कहना है कि हमारी फौज सर बेहद कमजोर है सर, क्योंकि मैं सर फौज से संबंधित रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मुझे ये कहना है सर, हमें अपने आंतरिक फौज में भी बहुत बदलाव की जरूरत है सर। हमारे पास हथियार नहीं है सर, बेसिक ट्रेनिंग नहीं है हमारी कुछ भी नहीं है सर। ऐसे लगता है कि जैसे 26 जनवरी को हम कर रहे हैं तो बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है सर फौज के अंदर। ना हमारी स्ट्रेटेजिक तौर पर हम तैयार हैं, ना हम राजनीतिक तौर पर तैयार हैं।
पूरे दुनिया में देखो सर, छोटे छोटे देश भी, इसराइल को पूरा दुनिया में घिरा हुआ है पूरे अपने दुश्मनों से, लेकिन तब भी वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अभी सर रूस देखो, रूस ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन उसने पूरे पश्चिमी देश ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो हटा नहीं सर अपने बात से। तो सर क्या हम एक छोटे से पाकिस्तान को नहीं कंट्रोल कर सकते सर? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम सर पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करेंगे आर्थिक तौर पर और सैनिक तौर पर सर, तो सर पाकिस्तान मांगेगा हमसे सर, तो आएगा हमारे पास, तो हम क्यों करेंगे सर पाकिस्तान से बात? जो बात हथियारों की कमी की कह रहे हैं, सेना की कमजोरी मतलब उसके हौसले और उसके समर्पण के बारे में नहीं कहना है कि उनके पास हथियारों की कमी है। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर रक्षा मंत्री ने भी इस बात को माना था कि पिछले दशकों से खरीदी नहीं हुई है। वो अपना हाथ कौन उस कालीख में डाले जहां पर बदनामी मिलेगी, इस डर से हर व्यक्ति ने सेना की खरीदी से अपने आप को दूर रखा है। तो क्या ये जो बात ये कॉलर कह रहे हैं ये सच है? ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। मैं खड़े खड़े आदमी में 500 कमी निकाल सकता हूँ। क्या कोई फौज कभी ये कह सकती है कि मैं पूरी तरह से 100% संपन्न हूँ? हथियारों के अंदर अगर मान लीजिए कि आर्टिलरी के कुछ शेल्स नहीं है, अगर मान लीजिए कि हॉविट्जर की कुछ कमी है, अगर मान लीजिए कि कुछ राइफल्स की कमी है, मगर वो कमी क्या है? वो रिजर्व में से लिया जा सकता है। अगर हमारे पास 21 रोज का रिजर्व ना रह के 14 रोज का रिजर्व है तो सफिशिएंट है कि कम से कम 14 दिन का वार है। और फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बंदूक में आफ्टर ऑल उस गन के पीछे आदमी की उंगली होती है, तो आवश्यकता हथियारों से ज़्यादा जज्बे की है। हमारी फौज का जो मुराल है वो पिछले कुछ समय में थोड़ा सा डगमगाया था, क्योंकि कारगिल के बाद में जहां केवल 500 लोगों ने युद्ध जीता और उसके बाद करीब 15,000 सिपाही अपनी शहादत दे दिए, तब लोगों को उसका मनोबल गिरा था, जो अब उठने लगा है। लिहाजा ये कहना कि हमारी फौज में कोई कमी नहीं है, फौज सफिशिएंट है और हमारा कोऑर्डिनेशन भी ठीक है, और फौज के बारे में कमी का जिक्र करने का अधिकार किसी सिविलियन को या किसी उस फौजी को जिसकी लिमिटेड नॉलेज है उचित नहीं है। ऐसा कहना करना भी नहीं चाहिए, खास करके ऐसे मंचों पर उसकी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको आपका खुलासा करने के लिए कहा। भारत की जो सेना है उसके हौसले ही इतने बुलंद होते हैं। जब चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, खैर पाकिस्तान तो बहुत मच्छर जैसा शत्रु के तौर पर हमने उसके खिलाफ युद्ध जीतकर उसको पराजित किया, लेकिन जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारे सैनिकों के हौसले ही तब हमको बहुत बड़े हथियार के तौर पर मिले, क्योंकि हमारे सैनिकों के पास उस -30-40 डिग्री में खड़े रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भी कपड़े नहीं थे, गर्म कपड़े नहीं थे, उस प्रकार के सारे साजो सामान नहीं थे जो चाइना के पास थे। फिर भी हमारे सेना ने अपने खून के गर्मी से ना केवल अपने आप को बचाया बल्कि हमारे देश की सीमा को भी बचाया। और एक हमारा सैनिक कई हजार या कई सौ दुश्मनों के सैनिकों के बराबर का साबित हुआ, ये भी हमारी विशेषता है। जरा परिणाम देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान की जनता के दिल कभी नहीं मिल पाएंगे। भारत और पाकिस्तान की जनता कभी एक देश की जनता हुआ करती थी, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने जनता को आपस में बांट दिया। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों की जनता एक दूसरे से नहीं मिलना चाहती, लेकिन कई ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो नहीं मिलने देना चाहते। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र बनकर रह जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उसे एक विफल राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस विफलता के पीछे पाकिस्तान के हुक्मरान ही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना ने आज पाकिस्तान को विफल राष्ट्र बनाने की कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा पाकिस्तान। वैसे तो आज भी पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। इस खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा जाता है ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी नींद उड़ा देती है, तो राष्ट्रपति कहते हैं पाकिस्तान, क्योंकि ओबामा को डर है पाकिस्तान के परमाणु हथियार एक दिन आतंकियों के हाथ में चले जाएंगे। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी परमाणु हथियारों का क्या करेंगे। विफल पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बना रहेगा। विफल पाकिस्तान का फायदा उठाकर कई देश भारत की मोर्चाबंदी करते रहेंगे। चीन जैसे देश पाकिस्तान का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहेंगे। न सिर्फ रचते रहेंगे बल्कि पाकिस्तान को अपना पिछलग्गू बनाने के लिए वहां हर संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लेंगे। पाकिस्तान दुनिया को धोखा देता रहेगा। पाकिस्तान कहता है हम खुद आतंकवाद से परेशान हैं। ऐसे में आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर दुनिया से धन की मांग करता है। पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से मिले धन को
आतंकवाद से लड़ने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने के काम में लाता है। मैं त्यागी जी के पास चलूंगा। त्यागी जी, जिस प्रकार से पूरी बातचीत में एक पहलू आना जरूरी है कि पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर पावर होने की जो बात करता है और उसकी एक तरीके से धमकी देता है, हालांकि उसकी वो धमकी उस गली के शराबी जैसी है जो ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरी इस धमकी से सामने वाला ये समझ जाए कि जान दो, शराबी है, पागल है, सरफिराए, छोड़ दो। वो उसको पता है कि वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन ये भी हरकत वो जो करता है, क्या भारत को पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को भी ध्यान में रखना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शंस को समझना ज़रूरी है। अगर 1 किलोमीटर की बात चल रही हो और कोई मिलीमीटर का जिक्र करने लगे, हालांकि मिलीमीटर इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ, लेकिन वो प्रोपोर्शन से आउट है। अगर 10 किलो टन का एक एटॉमिक बम अमृतसर के ऊपर डाल दिया जाए तो पंजाब का एक शहर ख़त्म हो गया, लेकिन अगर वही पाकिस्तान पे डाल दिया जाए तो पाकिस्तान का तो नामो निशान खत्म हो गया। लिहाजा इसमें अनड्यू डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी पॉलिसी ये है कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा ये हो सकता है कि वहाँ के अगर फंडामेंटल्स के हाथ में ये बम की पावर चली गई तो ये हमारे वहाँ तो सारे फंडामेंटल है, वहाँ की सेना और ISI भी फंडामेंटल है, हम क्यों उसको पॉलिश करें? बट वी हैव गॉट ए ग्रेटर काउंटर अटैकिंग पावर। आदमी को जो डर लगता है वो काउंटर अटैक से लगता है, अटैक से नहीं लगता, काउंटर अटैक से लगता है। हाँ गुप्ता जी, न्यूक्लियर पावर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के एंगल में आप कैसे देखें? डिप्लोमेटिक एंगल से जब देखा जाता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस, जो है ये डिटर करता है कोई काउंटर ऑफेंसिव करने के लिए। लेकिन जब वार शुरू हो जाती है तो फिर न्यूक्लियर पावर का कोई डर नहीं रहता है, उसमें ये रहता है कि अगर उस बंदे ने हमारे यहाँ बम छोड़ा तो हम भी वहाँ पर करेंगे, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो बिल्कुल, मैं आप दोनों का आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस कार्यक्रम में आए। मैं दर्शकों का भी आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला और आज के बिंदास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के बारे में जब भी बात आएगी, पूरे मुद्दे के साथ हम आपके सामने देश के विशेषज्ञों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।